हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। इस डिस्कशन को हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो कि इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारे यूजफुल कंटेंट ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इसके प्लेलिस्ट पर जाके और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ऑन ए रेगुलर बेसिस आपको सबसे पहले एडिटोरियल डिस्कशन मिलता है सवेरे सवेरे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हैं उन सभी आर्टिकल्स को हम डिटेल्ड एनालिसिस के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से शाम में आपको प्रीलिम्स बूस्टर मिलता है। प्रीलिम्स बूस्टर सभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को कवर करता है और इन द मिड मतलब कि दोपहर और शाम के बीच में और भी वीडियोस अपडेट होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए डायरेक्टली लिंक्ड हैं और इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी वीडियोस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आप उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन, क्विक करंट अफेयर रिवीजन फ्रेंडली मटेरियल भी मिल जाते हैं और भी बहुत सारे रिक्विजिट मटेरियल्स वहां पर आपको मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम onlyis.com का एक डाउनलोड सेक्शन है, वहां से भी आप जाके उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ पेड इनिशिएटिव्स भी हैं, पेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि अगर टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो प्रीलिम्स मेंस तो आप dpp.onlyis.in पर जाके विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो कोर्स या फिर फुल लेंथ फाउंडेशन कोर्स काइंड ऑफ कुछ चाहिए तो आप video.onlyis.in पर जाके विजिट कर सकते हो। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। विदाउट डिलेइंग इट फर्दर चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। Hello and welcome to Only IAS. My name is Nidhi and I have secured rank 286 in Civil Services examination. Today we'll be discussing about the history of Vedic period. We have already studied about how the Harappan civilization. There were multiple reasons that led to the decline of Indus Valley civilization. One of them was the rise in the flooding, and there was decline in salinity and fertility around the region. Even though we don't have any exact or specific reason for the decline of the Indus Valley civilization, multiple reasons have been postulated regarding that, and we studied about that in the previous class. Today, we'll be starting about the history of Vedic period, how Aryans came here, how they established their civilization here, what kind of society was there, what kind of political structure they developed here, and what kind of economy was there in the early Vedic phases. And we will also see how it changed in the later Vedic phases. We will see the difference between the early Vedic phases and the later Vedic phases. We will see how the society changed, whereby status of women was very much, appropriate in the early Vedic phases. However, it declined in the later Vedic phases. So let's start with the history of the Vedic period. Firstly, the arrival of Aryans. आर्यंस जो थे वो ओरिजिनली स्टेपिस रीजन में रहते थे। अगर हम स्टेपिस रीजन की बात करें, दैट इज इन यूरेशिया, दैट इज यूरोप प्लस एशिया। आप ज्योग्राफी में इसके बारे में रीड करेंगे। And if we specifically talk about steppes region, that is more of temperate grassland, जहाँ पर हम जिसके specific characteristics जो हैं आप geography read कर पाएंगे. Apart from that, if we talk about specific location, it is located in the east of the Alps region. So when the Aryans came here, they later moved to Central Asia, and then they came to Punjab region around 1500 BC. It was the almost the same date of the decline of Harappan civilization. Aryans उसके बाद जो है सेंट्रल एशिया में मूव किया उन्होंने, and they established their civilization around the Punjab region around 1500 BC. उसके बाद advent of Aryans के बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड का। एस्टिमेटेड टाइम पीरियड जो है वो है 1500 BC से 600 BC में। वैदिक पीरियड को दो फेजेस में क्लासिफाई किया गया है, या फिर दो पीरियड्स में हम कह सकते हैं कि इसको क्लासिफाई किया गया। अर्ली वैदिक फेज दैट इज 1500 BC to 1000 BC, और जो लेटर वैदिक फेज है दैट इज 1000 BC to 600 BC। आर्यंस का जो नेम है वो काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस में हमने देखा है। वन ऑफ देम इज हिटाइट इंस्क्रिप्शन, कैसाइट इंस्क्रिप्शन, मिटानी इंस्क्रिप्शन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देयर इज दिस वन बुगास कोई इंस्क्रिप्शन, जो कि एक ट्रीटी है किन दो सिविलाइजेशन के बीच में, या किन दो पार्टीज के बीच में कोई भी एक ट्रीटी साइन है।
कौन सी 2 पार्टीज़ हैं जिसके बारे में बुगास कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में उसके बारे में ज़िक्र किया गया है, दैट इज़ हिटाइट और मितानी। उसी के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो गॉड्स जिनका नाम मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, जैसे इंद्रा, वरुणा, अग्नि, उस ट्रीटी में भी सिमिलर गॉड्स का नाम जो है मेंशन किया, जहाँ से हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि किस तरीके से आर्यंस जो थे, दे फर्स्ट अपीयर्ड इन ईरान एंड दे लेटर केम हियर इन एंड अराउंड द इंडस वैली रीजन where Indus Valley civilization was established, and later on they moved on from that region to the Punjab region, and then subsequently in the later Vedic phases to the Ganga region. We will see how geographically things, the society will expand from that northwestern region to the Ganga Valley region. एक इरानियन टेक्स्ट है जेंडेवेस्टा, जिसमें कि आर्यन गॉड्स के बारे में उसमें भी बताया गया है, इंद्रा, वरुणा एट्सेट्रा। उसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो हम आज भी देख सकते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में। और इसीलिए जो ऋग्वेदा है उसको बोला जाता है अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलती है वहाँ पे, या फिर जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो वहाँ पे, जो कि हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। तो कुछ उसको देख के कि किस तरीके की सोसाइटी हो सकती है, किस तरीके का जो रिलीजन है वहाँ पे फॉलो किया गया होगा, उन स्क्रिप्ट्स को देख के हम थोड़ा एस्टिमेशन लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लैंग्वेज के डेवलपमेंट की, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द वैदिक पीरियड। सबसे पहले लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात करें तो दैट हैपेंड विद द ऋग्वेदा। सिमिलर इरानियन टेक्स्ट हैं जहाँ पे जेंडेवेस्टा जिसके बारे में हमने बात करी, जहाँ पे आर्यन गॉड्स के बारे में तो अगर हम स्पेसिफिकली आर्यंस की बात करें कि किस तरीके की जो उनकी सोसाइटी थी, किस तरीके का कल्चर उन्होंने स्टार्ट किया, उनका जो कल्चर था दैट वाज मोर ऑफ पेस्टोरल, दैट इज कि वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। जबकि लेटर ऑन फेजेस में हम देखेंगे कि टेरिटरी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर उस पर डिपेंडेंसी जो है इंक्रीज हो जाएगी, जो कि आज तक चली आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पीरियड, हर्षवर्धन गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होके जब लैंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, जब महाजनपदास के टाइम से टेरिटरी को इम्पोर्टेंस जो मिलने लगती है। लेकिन आर्यंस के समय जब वैदिक पीरियड की इस्टेब्लिशमेंट होती है, वहाँ पे पेस्टोरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। उस समय पे टेरिटरी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स, दैट इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वैदिक फेज एंड द लेटर वैदिक फेज। हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अपार्ट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस दैट वी रेड अबाउट, हिटाइट, मिटानी, बोघास को इंस्क्रिप्शंस, उसके अलावा हमारे पास क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जहाँ से हमें इन वैदिक फेज की और लेटर वैदिक फेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलती है। जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ऋग्वेदिक फेज का, दैट इज ऋग्वेदा। इसके अंदर 1028 हाइम्स लिखे, हाइम्स मीनिंग मंत्रास। के अंदर 10 मंडला है, में जो फर्स्ट और 10th मंडल है वो लेटेस्ट एडिशन है, जबकि जो मंडला 2nd से लेके 7 तक हैं वो अर्लीस्ट पोर्शन है ऋग्वेदा के, और जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 1 and 10। तो मंडलास जो हैं 2nd से लेके 8 तक, इसको बोला जाता है सप्तऋषि मंडलास। जो 2nd से लेके 8 मंडल तक इंफॉर्मेशन है या जो चैप्टर्स हैं 2nd से लेके 8 तक, उसको बोला जाता है सप्तऋषि मंडलास, क्योंकि इनको 7 ग्रेट सेजेस सप्तऋषि द्वारा इसको कंपोज किया गया था, इसीलिए इनको बोला जाता है सप्तऋषि मंडलास। जो 10th मंडल है उसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? हमें पता चलता है फेमस पुरुष सूक्ता। उसमें बताया जाता है किस तरीके से ये यूनिवर्स या फिर ये कॉस्मिक क्रिएशन किस तरीके से हुआ, हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ, दैट इज द कॉस्मिक क्रिएशन ऑफ आदि पुरुष, हाउ द फर्स्ट मैन केम हियर ऑन दिस अर्थ। के अलावा इसमें 4-fold वर्ना सिस्टम के बारे में भी वी विल सी कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे दी हुई है, लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट और इंट्रेंचमेंट सोसाइटी में लेटर वैदिक फेजेस में हो।
जहाँ पर हम अनटचेबिलिटी का राइज देखेंगे। प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है वो लेटर वैदिक फेजेस में हम देखेंगे। उसके अलावा विमेन का जो स्टेटस डिक्लाइन होता है वो भी हम लेटर वैदिक फेजेस में देखेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड मंडला, इट वॉज कंपोज्ड बाय विश्वामित्रा, जिसके अंदर गायत्री महामंत्रा लिखा हुआ है जो कि एड्रेस किया गया है गॉडेस सावित्री को। नाउ कमिंग टू द लेटर वैदिक फेजेस, उसके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सामवेद जो है ऋग्वेदा को ही सिंगिंग के पर्पस से किस तरीके से म्यूजिकल टोन्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है वो उसको मैच किया गया है, जबकि अथर्ववेद में बात की गई है किस तरीके से इविल्स को या बुराइयों को किस तरीके से या डिसीजेस को किस तरीके से रिचुअल्स की हेल्प से दूर करना है, जबकि यजुर्वेद में कोई हाइम्स नहीं है, सिर्फ रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अथर्ववेद क्या है वो हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके की जो सोसाइटी थी, किस तरीके के बिलीव्स जो हैं प्रेवलेंट थे सोसाइटी में, वो हमें अथर्ववेद से पता चलता है। इफ यू टॉक अबाउट द अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लेटर वैदिक फेजेस, दे वर ब्राह्मणास, अरण्यक्स एंड उपनिषद। अरण्यक्स और जो ब्राह्मणास थे they were mostly about the knowledge, the sacrifice purpose, जबकि जो उपनिषद्स में थे वो फिलोसफी के बारे में, how the deeper knowledge of आत्मा and ब्रह्मा, उसके बारे में वो हमें एक्सप्लेन करते हैं। दे आर एंटी रिचुअलिस्टिक। जो उपनिषद्स हैं ना वो एंटी रिचुअल्स हैं, जबकि जो ब्राह्मणास हैं उसमें हमें काफ़ी डिटेल में जो हैं वेदास के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके के सैक्रिफाइसेस वहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उन्हीं की एक्सप्लेनेशन में ब्राह्मणास में मिलती है। जबकि अरण्यक्स जो हैं, अरण्यक्स का मतलब है, अरण्य से ये वर्ड डिराइव होता है, अरण्य मीनिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में किस तरीके से जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने गुरु के साथ फॉरेस्ट में ही सारी नॉलेज जो है लेते थे, तो उसी के हेल्प से वो जो सिंबलिज्म है सैक्रिफाइस का वो उसमें एक्सप्लेन किया गया अरण्यक्स। जबकि उपनिषद में सिर्फ नॉलेज के बारे में, फिलॉसफी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अरण्यक्स और उपनिषद को कलेक्टिवली ज्ञान कांड के बारे में ज्ञान कांड बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमें नॉलेज के बारे में एक पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। जबकि जो ब्राह्मणास हैं दे आर मोर अबाउट सैक्रिफाइसेस, मोर अबाउट रिचुअल्स एंड द काइंड ऑफ राइट्स दैट वर परफॉर्म्ड एट दैट टाइम। तो उसमें हमें ब्राह्मणास में हमें पता चलता है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कर्म कांड। That is how it is described. Now, if we talk about the geographical expansion, we saw कि जो early Vedic people थे, basically Aryans, they settled in the land of 7 rivers. That is called as Sapt Sindhu, 7 rivers. और ये कौन कौन सी 7 rivers के अराउंड बात करते हैं? They are Sindhu, that is Indus, Vitasta, that is Jhelum, Askani, that is Chenab, Parushani, that is Ravi, and Vipas, that is Byas, Tudri, Satluj and Saraswati, which was also known as Ghaggar. तो ये जो रीजन था, आज प्रेजेंट डे सिचुएशन या प्रेजेंट डे रीजन की अगर हम बात करें तो इट वाज सिचुएटेड इन द पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पंजाब एंड हरियाणा। सिंधु जो है रिवर, दैट इज इंडस रिवर, उसको सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, जबकि जो सरस्वती रिवर है दैट वाज रिगार्डेड एज द मोस्ट होलीएस्ट रिवर। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो गंगा रिवर या यमुना रिवर, उसके बारे में हम ज़्यादा उसको रेवेयर करते हैं। तो उसी समय उस टाइम पे सरस्वती रिवर को ऐसा स्टेटस दिया गया था। सरस्वती रिवर को ब्रह्मव्रत भी बोला जाता था, और इसमें कोई भी हिमालयाज या गंगेज की कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि उस रीजन में ऋग्वेदिक फेज का जो है एक्सपेंशन नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम लेटर वेदिक फेजेस के बारे में बात करेंगे तो आर्यंस जो हैं जैसे ही आयरन का यूज से वो फेमिलियर हुए, तो फॉरेस्ट को उन्होंने क्लियर किया, एग्रीकल्चर को उन्होंने डेवलप किया, लैंड जो था वो एक्सपैंड हुआ, और लैंड पे डिपेंडेंसी आप देखोगे महाजनपदास के टाइम पे भी और लेटर वेदिक फेजेस में लैंड पे डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती। फोकस शिफ्ट फ्रॉम पेस्टोरल लाइफस्टाइल टू टेरिटरी बेस्ड लाइफस्टाइल, और एक सेटल्ड लाइफस्टाइल जो है वो स्टार्ट हो जाता है लेटर वेदिक फेजेस में। और इसीलिए जो है जोग्राफिकल एक्सपेंशन हम देखेंगे फ्रॉम अर्ली वेदिक फेज टू लेटर वेदिक फेज इन द गैंजेटिक वैली।
जहाँ पे दे ग्रेजुअली सेटल्ड, और वेस्टर्न गंगा वैली को आर्यव्रत भी, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, हिमालयन पीक्स, विंध्या माउंटेन्स, क्योंकि ये सारे रीजन्स के अराउंड ये लेटर वैदिक फेज में जो है डेवलपमेंट्स हुई, इसीलिए उनको इस लेटर वैदिक फेज में हमें इन जगहों के नाम भी मेंशन हमें मिलते हैं। काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस, काफ़ी सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमने रीड किए, जैसे ब्राह्मण, उपनिषद्स, अरण्यक्स, सामवेद, यजुर्वेद। तो इससे जो हमारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे हमें ये सब नाम भी देखने को मिले, जो कि अर्ली वैदिक फेज में नहीं था। Now, if we talk about the kind of society that developed in the early Vedic phase and how it transformed in the later Vedic phase, let's see the difference, and let's first read about the early Vedic phases or the Rigvedic phase. ऋग्वेदिक कम्युनिटी को हम बोलते हैं, जो पॉपुलेशन वहाँ पे जो सेटल्ड होती है उसको जनास, बेसिकली पीपल, उसी से ये वर्ड आया है जना। एंड उधर काफ़ी सारे आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच में क्लासिफिकेशन, काफ़ी ज़्यादा रेशियल डिस्टिंक्शन भी था। जो फेयर कलर थे या फिर जो डार्क कलर्ड थे पीपल, उनको दासाज, दस्यूज, इस तरीके से टर्म्स भी हम देखेंगे। तो सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थी आर्यंस और नॉन आर्यंस में, और दे वर कॉल्ड एज दासाज। नॉन आर्यंस को बोला जाता था दासाज एंड दस्यूज। आर्यंस दे वर सॉफ्ट टुवर्ड्स दासाज एंड हॉस्टाइल टुवर्ड्स दस्यूज। अब दासा का अगर हम बात करें तो दे वर अर्ली आर्यंस। जो आर्यंस जो थे, जो काफ़ी सारे आर्यंस जो थे वो वेव्स में आए, दे डिडंट कम इन वन गो, दे केम इन मल्टीपल वेव्स। तो जो अर्ली आर्यंस थे उनको हम बोलते हैं दासास, और उनकी तरफ जो आर्यंस जिनकी हेजेमनी डेवलप हुई वैदिक फेज में, उनको हम बोलते हैं दासास, एंड दे वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स दस्यूज, बिकॉज जो दस्यूज थे दे वर नॉन आर्यंस। जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इस पर्टिकुलर रीजन के जहाँ पर आर्यंस आए, उनकी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल थे। उनका आपस में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, काफ़ी ज़्यादा वॉर हुआ, दे वर एट वॉर विद ईच अदर। और एक वर्ड जो है ऋग्वेदिक लिटरेचर में हमें देखने को मिलता है, दैट इज दस्यु हत्यम, बेसिकली हत्या ऑफ दस्यूज, किलिंग ऑफ दस्यूज। तो ये टर्म दस्यु हत्यम भी हमें ऋग्वेदिक फेजेस में देखने को मिलती है। सोसाइटी ओवरऑल इजैलिटेरियन थी, काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी थी, काफ़ी शार्प डिस्टिंक्शंस नहीं थी, जो कि हमें लेटर वैदिक फेज में देखने को मिलेंगे कि वर्ना सिस्टम डेवलप हो जाएगा, विमेन का स्टेटस सब्जुगेट हो जाएगा। फोरफोल्ड वर्ना ऑर्डर जो है यहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं, ना ही इतना रिजिड था। कास्ट सिस्टम अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ था। इट वॉज मैंशनड इन द ऋग्वेदा बट इट डिडंट गेट इंट्रेंच्ड इन द सोसाइटी। स्लेव्स जो थे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे, नॉट फॉर एग्रीकल्चर। जब आप हर्षवर्धन के टाइम पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर में ही स्लेव्स को यूज़ किया जाता है, इवन दो जो उस समय आप देखेंगे कि यूरोपियन सोसाइटी से अगर आप कंपेयर करेंगे, फ्यूडल सोसाइटी एज सच नहीं थी, स्लेव सोसाइटी इट वाज नॉट देयर एज सच, बट एट द सेम टाइम स्लेव्स वर यूज्ड मेजरली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर एज लेबरर्स। But during this Vedic phase, we see that they were used for the domestic purpose. So, जो society, how it transformed in the later Vedic phase, it changed. Like one thing, जो fourfold वर्ना सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो गया था, सोसाइटी डिवाइड हो गई, इजैलिटेरियन से अनइक्वल सोसाइटी जो है डेवलप हो गई थी। यहाँ पे अब अपीयरेंस होती है अनटचेबिलिटी की, जातीज या फिर कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। आप जब मटेरियल लाइफ के बारे में रीड करेंगे ना, कैसे वो चेंज हुई अर्ली वैदिक फेज से लेटर वैदिक फेज में, तो अर्ली वैदिक फेज में काफ़ी ज़्यादा पेस्टोरल लाइफस्टाइल था, तो ज़्यादा क्राफ्ट्स या फिर ऑक्यूपेशंस भी उतने नहीं डेवलप्ड थे। लेकिन लेटर वैदिक फेज में आप देखेंगे काफ़ी आर्ट एंड क्राफ्ट भी डेवलप होगा, सोसाइटी के प्रोफेशंस भी जो है इन्हांस होंगे। तो उसी के बेसिस पे आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोफेशन, बेस्ड ऑन बर्थ, वो डेवलप हो जाएगा। अनटचेबिलिटी अपीयर होगी, जो थोड़े से डाउन ट्रोडन सेक्शंस होते हैं उनको थोड़े नीचे वाले काम दिए जाते हैं। जिस तरीके से आज हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है आज भी प्रेवलेंट है, बेस्ड ऑन दिस प्योरिटी एंड पोल्यूशन। विमेन का स्टेटस भी जो है सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन होता है। अर्लियर दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सभाज एंड समिटीज, तो वो भी उनको मना जाता है। दे वर डिक्लाइंड टू गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, उनको कोई एजुकेशन भी नहीं मिलती थी। अर्लियर दे वर पार्ट ऑफ दीज सोसाइटीज जिसके थोड़ा बहुत एजुकेशन मिल जाता था।
उनको गुरुकुल्स एंड इस तरीके के जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसमें अलाउ किया जाता था, लेकिन लेटर वैदिक फेज में दैट ऑल्सो गॉट सब्जुगेटेड, दैट डिसअपियर्ड। अब यहाँ पे एक टर्म आती है गोत्रा। ये अगर हम बात करें तो एक ये क्या सिग्निफाई करता है कि आप सेम एंसेस्टर से, आपकी जो है एंसेस्ट्री, आप अपनी लाइन को, लीनिएज को आप एक सेम एंसेस्टर से देख सकते, वहीं से ये टर्म आती है। लेकिन गोत्रा जो ये टर्म यहाँ पे है, ये प्लेस उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे कैटल्स जो हैं रिसाइड करते हैं, एक साथ रहते हैं विद पीपल। आज भी हम देखते हैं गाँव में जो कैटल्स होते हैं लोगों के साथ ही उनके घरों के पीछे बैकयार्ड में इस तरीके से रहते हैं। एंड लेटर इट डेवलप्ड into an identity for the people, for the janas meaning population as we talked about। तो गोत्रा ये एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। आज भी हम देखते हैं कि दिस गोत्रा एंड दैट पर्टिकुलर गोत्रा, तो ये लीनिएज आपकी कॉमन एंसेस्टर से उसको डिनोट करता है। फिर अगर हम अनटचेबिलिटी की बात कर रहे थे तो निषाद, चंडाल, शाबर, दीज आर सम ऑफ द अनटचेबल्स जो मेंशन किए गए हैं। और जो गेस्ट को जो है जो आते थे वहाँ पे, उनको बोला जाता था काउ किलर, गोघना। ये एक टर्म है जो आप याद रख सकते, गोघना, तो उसको बोलते हैं हम काउ किलर। तो लेटर वैदिक फेज में अगर आप देखेंगे कि ज़्यादा यूज़ नहीं था बुलक का, एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था, आयरन थोड़ा बहुत डेवलप होने लगा था, जैसे जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी हम देखते हैं, लेकिन नॉट एट सच ए लार्ज स्केल जो कि महाजनपदास के टाइम पे होगा। सिमिलरली क्रॉप्स का जो डाइवर्सिफिकेशन है, राइस, व्हीट, बार्ले, ये सब डेवलप होने लग जाता है फ्रॉम लेटर वैदिक फेजेस। इवन ये डेवलप होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी, लेकिन ज़्यादा एक डेवलपमेंट अगर हम देखें एग्रीकल्चर की तो वो लेटर वैदिक फेज में होता है। और एग्रीकल्चर डेवलप होता है बट उतने स्केल पे नहीं जितना कि महाजनपदास के टाइम पे आप देखेंगे, या उसके सब्सिक्वेंटली आने वाले सिविलाइजेशंस के टाइम पे जो आप देखेंगे, इट डेवलप्स बट नॉट एट द सेम स्केल। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऋग्वैदिक सोसाइटी जो है रेशियली डिस्टिंक्टिव, यहाँ पे रेशियल डिवीजन था सोसाइटी में। तो टर्म जो है वर्ना वो यूज़ की जाती थी टू रेफर ओनली टू आर्यंस। यहाँ पे दासास जो होते थे दे वर डार्क कलर्ड, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को दासास बोला जाता था। जो आर्यंस थे दे वर फेयर कलर्ड पीपल। ऋग्वैदिक सोसाइटी जो थी वो मेजरली पैट्रिलिनियल थी, एंड उसमें भी बर्थ ऑफ सन जो कि आज भी हम देखते हैं दैट वाज वेरी सॉट आफ्टर। और उसके अलावा देवर सर्टेन फीमेल सेजेस उस टाइम पे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया ऋग्वेदा में। सम ऑफ देम आर घोष, सिक्ता, नीवावारी एंड अपाला। चाइल्ड मैरिज और सती मोर और लेस वर एब्सेंट इन द अर्ली वैदिक फेज, एंड इवन विडो रीमैरिज भी प्रेवलेंट थी सोसाइटी में। एक स्पेशल विडो रीमैरिज को बोला जाता है नियोग। दिस वॉज डन टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द जना। पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो थी वो प्रेवलेंट थी। अब लेकिन लेटर वैदिक फेज में दिस एक्टिविटी कॉल्ड एज नियोग, ये जो है प्रोहिबिट कर दी गई। अब विडो रीमैरिज जो वो बंद कर दी। एंड हम बात कर रहे थे किस तरीके से जो ब्राह्मणास हैं वो अपनी सुप्रीमेसी जो है एस्टैब्लिश करते हैं लेटर वैदिक फेज विद द हेल्प ऑफ किंग्स, द रूलर्स। कैसे करेंगे? जो रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस जो ब्राह्मणास परफॉर्म करते वो लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते थे रूलर्स को, किंग्स को। वो अब सिर्फ परफॉर्म कौन कर सकता था? ब्राह्मणास। तो जो वेदास को रीड करने की या जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने की अथॉरिटी थी वो सिर्फ ब्राह्मणास के पास थी, और उसको करवाता कौन था? रूलर्स। तो एक तरीके का जो नेक्सस है वो उन दोनों के बीच में बन गया था। और सोसाइटी में जो वर्ना सिस्टम था, क्योंकि रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया था सोसाइटी में, हर काम को जो लेजिटिमेसी है कि इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा, वो ब्राह्मणास के एक्ट से ही मिलता था। और हेजेमनी उनकी डेवलप हो गई, और इसी से जो मेल मेंबर्स थे अपर 3 कास्ट के, उनको बोला जाता था द्विज और ट्वाइस बोर्न। बेसिकली जिनका ट्वाइस बर्थ होता है उनको बोला जाता था द्विज, और सिर्फ दे वर द ओनली वंस इंटाइटल्ड टू उपनयन। उपनयन की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि एक जो सेक्रेट थ्रेड, आज भी हम कोई भी यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते हैं तो एक सेक्रेट थ्रेड पहनाया जाता है यज्ञ से पहले, उस पूजा से पहले। इस तरीके का जो ये उपनयन इसको बोला जाता था उस समय पे,
तो वो सिर्फ इन्हीं 3 कास्ट के लोगों को, या 3 वर्णास के लोगों को ही अलाउड था ये पहनना। और अगर हम विमेन की बात करें लेटर वैदिक फेजेस में, सो देवर गार्गी एंड मैत्री। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इन दैट पीरियड। एंड गार्गी का आपने एक कहानी भी सुनी होगी, कैसे उन्होंने यज्ञवल्क्य को एक फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में हरा दिया था। अर्ली वैदिक सोसाइटी में काफ़ी गैम्बलिंग जो है वो प्ले की जाती थी। चैरियट रेस काफ़ी फेमस थी। 2 ड्रिंक्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज सोमा एंड सुरा। सोमा जो है वो रिलीजन के द्वारा सैंक्शन की गई थी, लेकिन और सुरा जो है वो डिसअप्रूव की जाती थी। तो सोमा को ड्रिंक किया जाता था जब सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, लेकिन सुरा जो है दैट वाज नॉट अलाउड टू बी ड्रंक, यू नो। तो उसके अलावा एक वेल्दी पर्सन, यहाँ पे 2 टर्म्स मेंशन है, गोमत एंड दुहित्री। जो वेल्दी पर्सन है उसको ये टर्म दी जाती है गोमत, एंड द डॉटर, उनकी जो डॉटर होती थी उसको बोला जाता है दुहित्री। वन हु मिल्क्स द गाओ, तो उसको बोला जाता था दुहित्री। लेटर वैदिक फेज में अगर हम देखें तो सती और चाइल्ड मैरिज लार्जली एब्सेंट थी। सिर्फ विडो रीमैरिज जो है वो बंद की कर दी गई थी। दैट प्रैक्टिस वाज कॉल्ड एज नियोग। और इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा एंड प्रैक्टिस ऑफ गोत्रा एक्सोगेमी, बेसिकली इंटरकास्ट मैरिज, एक्सोगेमी सिमिलर कास्ट में बट डिफरेंट गोत्रास, उसको जो है प्रैक्टिस किया जाता था। और 4 पुरुषार्थ, 4 गोल्स जो हैं मेंशन किए गए हैं, उनका क्या नाम है, ब्रह्मचर्या। बेसिकली सेलिब्रेट स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो एक सेलिब्रेसी की लाइफ, नॉलेज की लाइफ और धर्मा, दैट इज द गोल। देन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज गृहस्थ, जो कि हाउस होल्डर फेज होता है। जब आप गृहस्थी अपनी बसाते हैं उस समय पे आपके क्या 2 गोल्स होते हैं, पैसा और बच्चे। तो वेल्थ और प्रजनी के लिए ही यहाँ पे 2 गोल्स मेंशन किए गए हैं, अर्थ एंड काम। देन कम्स वानप्रस्थ, कि आपको स्पिरिचुअल विजडम, एक एज के बाद आप ये सब मटेरियल लाइफ से एक फिलोसॉफिकल लाइफ की टुवर्ड्स मूव करते हैं। हर्मिट इन रिट्रीट, यू आर सीकिंग दी हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट ट्रूथ। तो उस स्पिरिचुअलिटी के पाथ को वानप्रस्थ बोला गया है। एंड अल्टीमेटली इट कम्स टू संन्यास, रिनंसिएशन, मोक्ष, मुक्ति फ्रॉम दिस फिजिकल लाइफ, फ्रॉम दिस मटेरियल लाइफ। तो इस तरीके की जो मुक्ति है उसको बोला गया है। ओवरऑल हमने देखा सोसाइटी को, तो जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी दैट वाज मेजरली पेस्टोरल। काउज के लिए वहाँ पे वॉर होता था। इट वाज आल्सो नोन एज गविष्ठी। काउज जो थी वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ थे इन दी अर्ली वैदिक फेजेस। वहाँ पर कोई भी वेल्थ, जो प्रॉपर्टी या टेरिटरी बेस्ड वेल्थ नहीं प्रेवेलेंट, जो कि लेटर वैदिक फेजेस में। नाउ लेट्स कम टू द पॉलिटिकल सिस्टम। जनास जो हैं दे वर हेडेड बाय राजन, दैट इज किंग, जो कि असिस्ट किया जाता था पुरोहित के द्वारा। और देयर वर सर्टेन अदर इम्पोर्टेंट बॉडीज एट दैट टाइम, ग्रामणी and Senani, and popular bodies like Sabha, Samiti, Vidat, Gan and Sharda। इस तरीके की जो सोसाइटी की कलेक्टिव बॉडीज थी जो कि हेल्प करते थे राजन को, द रूलर हु वाज रूलिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो असिस्ट किया जाता था प्रीस्ट से। एंड देन इफ यू लुक एट द मेजर डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति, तो सभा का पर्पस होता था जस्टिस, लेकिन समिति का पर्पस जो होता था उसका इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुआ एंड ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड। एंड उसका काम था आपस के जो कलेक्टिव डिसीजंस हैं, बेसिकली डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो डिसीजंस होते थे एक पर्टिकुलर ट्राइब के, उसका फंक्शनिंग ही समिति करती। लेकिन सभा वाज मोर और लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द जस्टिस, के पास जुडिशियल फंक्शंस ज़्यादा थे। तो सभा में कुछ इम्पॉर्टेंट चीफ ही होते थे जो कि जस्टिस प्रोवाइड करते थे, लेकिन समिति में एक लार्जर बॉडी होती थी, ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, ज़्यादा डे टू डे लाइफ के बारे में जो डिस्कशंस उसमें होते थे। और विदत की अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकल बॉडी थी उस टाइम पे, दैट वाज द ओल्डेस्ट बॉडी। फिर जनास को डिवाइड किया गया है विस, और विस को फर्दर डिवाइड किया गया है। जनास बेसिकली द पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर प्रोविंस को इस तरीके से डिवाइड किया गया है इनटू विस। और फिर विस को डिवाइड किया गया है कुल। कुल को कुटुंब भी बोला जाता है। कुल के अंदर फिर बात करते हैं हम ग्रह। ग्रह मतलब एक घर, उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट है।
जबकि कुलापा उसका हेड है और गृह का हेड है गृहपति। तो गृहपति मतलब एक घर का जो हेड होगा दैट इज नोन एज गृहपति। फिर उसके ऊपर आएगा कुल, एक पर्टिकुलर फैमिली वाला यूनिट, तो उस फैमिली का यूनिट जो होगा वो होगा कुलपति। तो गौण एक ऐसी प्लेस है, हमने देखा था कि गोत्र भी ऐसी प्लेस थी जहाँ पे कैटल्स रिसाइड करते थे टुगेदर, बट एट द सेम टाइम इट केम टू रिप्रेजेंट द कॉमन एंसेस्टरी। सिमिलर इज अ टर्म नोन एज गौण, तो उसमें भी जो है कैटल्स हैं उस जगह पे कैटल्स रखे जाते थे। और गविष्ठी मीनिंग वॉर फॉर काउज, क्योंकि काउज एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ होता था अर्ली वैदिक फेज में, तो उसको टर्म दिया गया है गविष्ठी। और ग्रुप ऑफ कुल मेड अ ग्राम, एंड ग्राम जो था उसका हेड होता था ग्रामणी। नाउ कमिंग टू लेटर वैदिक फेज, जो जनास थे वो किस तरीके से इवॉल्व हुए? जनपदास, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दीज वर द कैपिटल्स ऑफ कुरुज जनपदास। फ्रीक्वेंट बैटल्स हुआ करते थे जनपदास में। आप देखेंगे जैसे ही टेरिटरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ जैसे ही बनता है, वैसे ही उसके लिए वॉर्स और कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अर्लियर क्या हो रहा था, आप देख रहे हैं गविष्ठी, वॉर फॉर काउज, दैट वाज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ। लेटर ऑन इट टर्न टू टेरिटरी, एंड उसके लिए फिर वॉर होने लगा। अथॉरिटी ऑफ राजन दैट बिकेम मोर एविडेंट इन द लेटर वैदिक फेज। और एक सपोर्ट स्टाफ जिसको बोला जाता है रत्निन। ये आप टर्म्स जितने भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं आप इनको याद रख सकते हैं। आप इनको एक प्लेस पे लिख के उनके सामने उनका छोटा छोटा मीनिंग लिख लीजिए, आपको प्रीलिम्स से पहले इन टर्म्स को आप रिवाइज करने में थोड़ा इजी रहेगा आपको। फिर जो राजन था उनकी अथॉरिटी इंक्रीज हो गई थी, उनके सपोर्ट स्टाफ को रत्निन बोला जाता था, जिनको बेसिकली दे वर दी 12 ज्वेल्स ऑफ द किंग एंड दे वर्कड फॉर राजन। चीफशिप जो थी वो हेरिडिटरी हो गई, हालांकि कोई आर्मी का डेवलपमेंट जो है भी स्टार्ट नहीं होता है। महाजनपदास के टाइम पे वी विल सी थोड़ा थोड़ा आर्मी का डेवलपमेंट, स्टैंडिंग आर्मी का डेवलपमेंट, इट विल स्टार्ट ड्यूरिंग द महाजनपदास, नॉट बिफोर दैट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज वज्रपति। वज्रपति मीनिंग उनकी अथॉरिटी काफ़ी सारी लैंड के ऊपर एक अथॉरिटी थी, एंड ही वॉज द लीडर ऑफ कुलापास एंड ग्रामिनीज। हमने देखा कुल का हेड वॉज कुलापा एंड एक ग्राम का हेड वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रामिनी। तो उनके ऊपर भी जो एक सुपीरियर अथॉरिटी थी दैट वॉज नोन एज वज्रपति। राजन जो थे उनका रूल ओवर हिज पीपल एंड नॉट ओवर एनी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लैंड। राजन जो उस समय होता था ही रूल्ड ओवर हिज पीपल, नॉट ओवर स्पेसिफिक एरिया, जो कि हम लेटर वैदिक फेज में देखेंगे। महाजनपदास में जनपदास बेसिकली जो उसका अथॉरिटी आएगा दैट वुड कम फ्रॉम जनपद, फ्रॉम टेरिटरी। लेकिन अर्ली वैदिक फेज में, ऋग्वैदिक फेज में आप देख रहे हैं कि उनकी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ लोगों के ऊपर है, किसी टेरिटरी के ऊपर उनकी जो है अथॉरिटी नहीं है। तो देवर फ्यू नॉन मोनार्किकल स्टेट्स जिनके हेड थे गणपति या फिर ज्येष्ठ। राजन के पास यहाँ पे भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी एंड ब्यूरोक्रेसी भी लार्जली एब्सेंट थी। मिलिट्री फंक्शंस जो होते थे, जो थोड़े बहुत आपस के जो उनके ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, व्रत, ग्राम, गण, शारदा, तो वही लोग जो हैं ये फंक्शंस को परफॉर्म करते। उसके अलावा एक बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात भी यहाँ पे की गई है, दैट वाज फॉट ऑन द रिवर रावी। इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, दैट इज काउ एंड कैटल। वेल्थ क्या थी उस समय? काउ एंड कैटल। उसके लिए ही एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ 10 किंग्स। और ये जीता किसने? इट वाज वन बाय राजन सुदस ऑफ भारत जन। एक ट्राइब हुआ करती थी भारत जन नाम से, और उनके राजन जो थे सुदस, तो उन्होंने ये वॉर फिर जीता। अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक फेज की। जो राजन थे वो वेरियस सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करने लग जाते। इस तरीके के सैक्रिफाइसेस राजसूया, अश्वमेध, जो कि बाद वाले रूलर्स भी इन सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करेंगे, और एक लेजिटिमेसी बेसिकली उनको यहाँ से मिल रही थी। जब वो इन सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म कर रहे थे तो एक लेजिटिमेसी उनको मिलती है, और यहाँ से ब्राह्मणास की सुप्रीमेसी जो है स्टार्ट हो जाती है, सिस्टम जो है इंट्रेंच हो जाता है सोसाइटी में, और डिपेंडेंस जो थी सभा और समिति पे वो रिड्यूस हो जाती है। विमेन को भी इनमें अलाउ नहीं किया जाता था एंट्री। विदथ जो ओल्डेस्ट ट्राइबल असेंबली, ट्राइबल ग्रुप हमने देखा था अर्ली वैदिक फेज में, दैट ऑल्सो डिसअपियर्ड इन द लेटर वैदिक फेज। टर्म राष्ट्र, राष्ट्र मीनिंग टेरिटरी,
दैट ऑल्सो अपीयर्ड इन दिस पीरियड। अब जो राजा जो था वहाँ पे, उन्होंने दे स्टार्टेड अज्यूमिंग टाइटल्स लाइक सम्राट, एक रथ, सर्वभूमि, विराट। तो इस तरीके के जो ग्रैंड टाइटल्स थे वो क्या सिग्निफाई कर रहे थे? देयर डिवाइन ओरिजिन, डिवाइन किंगशिप, कि दे आर द सुप्रीम अथॉरिटी। एक सैक्रिफाइस का सिंबल उन्होंने खुद को एस्टैब्लिश किया, तरीके से सैक्रिफाइसेस परफॉर्म, और एक सोसाइटी से जो उन्होंने लेजिटिमेसी लिया, इस तरीके के टाइटल्स लिए। ब्राह्मणास के साथ मिलके जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए, उनकी हेजेमनी को एक क्रिएट किया, सोसाइटी को फर्दर इनइक्वालिटीज में जो है रोल बैक कर दिया। इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द अर्ली वैदिक फेज, तो ऋग्वैदिक सोसाइटी हमने देखी दैट वाज मेजरली पेस्टोरल, और एग्रीकल्चर जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। कैटल वहाँ पे मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ थी। एग्रीकल्चर सिर्फ खाने के लिए, फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, इट वाज नॉट फॉर ट्रेड, सिर्फ इसी पर्पस के लिए एग्रीकल्चर किया जाता। दे हैड बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ऋग्वेद में हमें वुडन प्लो शेयर के बारे में जो है नॉलेज मिलती है, जबकि हम देखेंगे लेटर वैदिक फेज में आयरन का जो डिस्कवरी होती है, जिसको बोला जाता है कृष्णा या श्याम आयस, यहाँ पे वो अपीयर होती है। एंड इवन यूज ऑफ फायर फॉर फॉरेस्ट कल्टिवेशन, दैट ऑल्सो इंक्रीज। आप रिलेट कर सकते हैं इसको आज के टाइम पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, उस समय अभी जो स्टार्ट किया गया था फायर के यूज से, आप फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, देन यू आर डूइंग एग्रीकल्चर देयर, तो दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड। एंड इसी की वजह से जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड अफगानिस्तान टू गैंजेटिक, एग्रीकल्चर ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स पुट लिमिटेशन ऑन नोमैडिक नेचर, और कैटल रियरिंग जो है वो कंटिन्यू रही इन लेटर वैदिक फेजेस। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर। यावा, यावा मतलब ग्रेन। देन कम्स बाली, बाली मीनिंग वॉलेंट्री गिफ्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू राजन। ये अर्ली वैदिक फेजेस की टर्म्स है यहाँ पे। यावा, बाली, वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन, कोई भी आप गिफ्ट जब देते हैं, बली बेसिकली जब आप देते हैं, कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है ग्रेन्स या फिर कुछ भी, उस समय पे जो आप राजन को गिफ्ट की तरीके से पेश करते हैं एज अ वॉलेंट्री गिफ्ट, उसको हम बलि बोलते हैं। कोई भी टैक्स यहाँ पे इम्पोज नहीं किया जाता था, और ट्रेजरी भी कोई एज सच नहीं मेंटेन की जाती थी। करेंसी के बारे में एज सच कोई मेंशन नहीं है, बट एक गोल्ड पीस का जिसका नाम है यहाँ पे निष्का, उसका तो मेंशन किया गया है, बट एज सच इट हैड मोर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू रादर देन एज अ करेंसी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो ट्रेड भी नहीं होगा, सिर्फ कैटल इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ थी, तो करेंसी होगी किस लिए? जब बार्टर सिस्टम वाज देयर, तो करेंसी का यूज मोर और लेस नहीं था वहाँ पे। लेकिन अब अगर हम बात करें लेटर वैदिक फेज में, तो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था वो इन्हांस हो गया था, जो क्रॉप्स के डाइवर्सिफिकेशन था वो भी इंक्रीज हो गया था, like wheat, barley, rice, beans, moong, urad, and sesame. These are some of the crops that were grown there during the later Vedic phases. और surplus plus जो surplus produce होती थी, that led to barley and bhag. ये 1/6 से लेके 1/12 हो सकता था। Customary contributions from producers to king, treasury. अब treasury का डेवलपमेंट होगा यहाँ। और महाजनपदास के टाइम पे आप देखेंगे जो कॉइन्स और करेंसी का डेवलपमेंट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अर्ली वैदिक फेजेस में एज वी जस्ट सॉ कि वहाँ पे बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था, काउज वर दी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉपर टूल्स जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं पंजाब और हरियाणा के रीजन से। आईएस जो टर्म है यहाँ पे वो मेटल के लिए यूज़ की जाती है। गोल्ड को क्या बोला जाता था? हिरण्य। आयरन वहाँ पे नोन नहीं थी। पोट्री का टाइप अगर हम देखें तो वो ओशरे कलर्ड, ओशरे मीनिंग रेड कलर्ड पोट्री वहाँ पे थी, एंड मेजरली पेंटेड ग्रेवेयर यहाँ पे अवेलेबल थी। अब लेटर वैदिक फेजेस में क्योंकि ट्रेजरर जो है वहाँ पे डेवलप हो गया था, ट्रेजरी भी मेंटेन की जाने लगी थी, तो ट्रेजरर को यहाँ पे टर्म एक मेंशन की गई है, दैट इज संग्रहित्री, एंड भागदूग जो कि टैक्स कलेक्ट करता था, एंड वेश्याज ही सिर्फ यहाँ पे टैक्स पेयर्स थे। बाकी की कम्युनिटी जो प्रीस्ट थे वो सिर्फ सैक्रिफाइसेस ऑर्गेनाइज करवाते थे। किंग तो डेफिनेटली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो और अनटचेबल्स के पास इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं था, तो जहाँ यहाँ पे टैक्स पेयर्स थे दे वर दी वेश्याज। नाउ अनदर टर्म शतमन कृष्णाला, दे आर बिलीव्ड टू बी कॉइन्स used but has no archaeological backing.
यहाँ पे मनी लेंडिंग प्रेफरेंस, यहाँ पे मनी लेंडिंग की प्रैक्टिस को बताया गया है, बट एज सच करेंसी डिड नॉट डेवलप एज सच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। शतपथ ब्राह्मण में एक यूशरर जो कि ज़्यादा मनी लैंडिंग के थ्रू ज़्यादा पैसा कमाते हैं, देन लोगों पे प्रेशर डालते हैं, उसको यहाँ पे बोला गया है कुसिदिन। Some other important features of the economy of early Vedic phases are आर्यंस जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्पोक्ड व्हील्स को। फोर्सेस का जो इम्पोर्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। आर्यंस जो थे वो ईरान से, सेंट्रल एशियन रीजन से जब वो यहाँ पर आए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, दे केम वाया हॉर्सेस, उनको चैरिट रेसिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उनको पता थी। दे डिडंट लिव इन सिटीज़, ये पेस्टोरल लाइफस्टाइल था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी दे वर मोर और लेस रिलेटेड टू हंटिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, weaving, chariot making, metal smeltery, etc. These were the economic activities that were practiced at that point in time. But in the later Vedic phases, it developed very much. Other important, crafts, they also developed during that time, like smelting, smithery, carpentry, weaving, leather working, jewelry making, dyeing, pottery making, glass swords, bangles. They also find mention here in the later Vedic phases. जैसे जैसे society जो है agriculture से move करती towards more specialized, art and crafts based on dependent on territory, dependent on trade and commerce, they also started getting into phases. Commerce and trade are indicated by mention of voyages. यहाँ पे पोर्ट्री टाइप जो है वो कंटिन्यू होता है पेंटेड ग्रेवेयर, which we saw in the early Vedic phase. अब अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करें तो जो रिलीजियस यहाँ पे हाइम्स थे, सॉन्ग्स, रिलीजियस सॉन्ग्स जिनको हाइम्स बोला जाता है, ऋग्वेदिक जो सूक्तिज होते हैं, दे आर बेसिकली प्रेज फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो भी भगवान का नाम जहाँ पे मेंशन किया गया है, इंद्र, वरुण, अग्नि, इन सब के डेडिकेटेड जो सॉन्ग्स हैं, दे आर एंथ्रोमॉर्फिक, उनको ह्यूमन फॉर्म में उनको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। जबकि आइडल वर्शिप वहाँ पे प्रेवलेंट नहीं थी, लेकिन उनके फीचर्स को या उनके फेज में इस तरीके से सॉन्ग दिए गए हैं। सिंपल, शॉर्ट एंड लेस रिचुअलिस्टिक वर्शिप यहाँ पे प्रेवलेंट थी। बट आप देखेंगे कि लेटर वैदिक फेज में मोर रिचुअलिस्टिक, मोर सेक्रीफाइस ओरिएंटेड जो पूजा पाठ वगैरह जो है वो डेवलप हो जाता है। And sacrifices were majorly practiced for praja and pashu, that is increasing the population and protecting the cattle. At the same time, we saw that it was a society based on patrilineal society. The birth of male child was very much sought after and disease के against इस तरीके से जो related जो sacrifices थे वो उससे related ही पूजा पाठ की जाती। हाउस होल्ड जो थे वो पूजा खुद कर लेते थे एंड एनी एक्सपर्ट प्रीस्ट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन आप देखेंगे कि जो लेटर वैदिक फेज में है, the priest was the only one who was allowed to do such things, who was allowed to perform such sacrifices. तो लेटर वैदिक फेजेस में वरुण और इंद्र जैसे जो प्रोमिनेंट गॉड्स थे अर्ली वैदिक फेज में, उनका स्टेटस जो है डिक्लाइन हो एंड प्रजापति या आदि पुरुष जो बोला जाता है, दैट बिकेम द सुप्रीम गॉड इन द लेटर वैदिक फेज। एंड जो एक गॉड का नाम मेंशन किया जाता है रुद्रा, इट गॉट मर्ज्ड विद शिवा हु अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेटर वैदिक फेज। सिमिलरली रिचुअल्स, sacrifices and requirement of supervising priest that made religious life very very complex in the later Vedic phases. Now coming to early Vedic phases, the rituals जो थे वहाँ पे chanting of mantras, that was an important aspect. मैजिक और ओमन ये सब वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था, क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो अथर्व वेद था जिसमें ये सब चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है वो लेटर वैदिक फेज में देखते हैं उसका अपीयरेंस। अर्ली वैदिक फेज में इस तरीके कोई भी अपीयरेंस नहीं है। गॉड को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेरिटोरियल, एटमॉस्फेरिक एंड कॉस्मिक। और इम्पॉर्टेंट गॉड्स जो हैं वो हैं इंद्र, वरुणा, अग्नि, यम एंड सोम। तो विष्णु है वो एक माइनर गॉड है ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्रा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रीस्ट थे। आपने देखा जो गायत्री मंत्र था वो भी कंपोज किया गया था विश्वामित्र द्वारा इन द प्रेज ऑफ गॉडेस सावित्री। लेकिन इन द लेटर वैदिक फेजेस वी सी
some of the instances of idol worship as well. And magic and Norman, they entered the socio-religious. लेटर वैदिक फेज में आप देखते हैं कि जो उपनिषद जो फिलोसोफर्स थे, दे मेड टू सिंप्लीफाई द रिलीजियस प्रैक्टिसेस विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण. They tried to explain the significance of those rituals and sacrifices with the help of these. जब हम देखते हैं कर्म कांड के बारे में हम रीड करते हैं, वहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया. फिर कुछ क्षत्रिय से जो लेटर वैदिक फेज में जैसे जनक और विश्वामित्रा, दे सक्सीडेड इन नोइंग दिस सुप्रीम. धर्मा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इमर्ज होता है. आप देखते हैं तो सेलिब्रेट स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य लाइफ है, वहाँ पे भी ब्रह्म. आप देखेंगे लेटर जो सोसाइटीज डेवलप होंगी, जो धर्मा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी रिमेन द सेम. धर्मा मेंट वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, बट जो रीत थी वहाँ पे, दैट वाज द फंडामेंटल लॉ दैट गवर्न द वर्किंग ऑफ यूनिवर्स, सृष्टि बेसिकली. अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट वैदिक डेटीज के बारे में बात करें, देन फर्स्ट इज इंद्रा. ही वॉज नोन एज द गॉड ऑफ लाइटनिंग. इनके जो फीचर्स हैं, इनके बारे में जो हाइम्स हैं, दे आर सिग्निफाइंग हिम एज पुरंदर या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स. ही लॉस्ट प्रोमिनेंस इन द लेटर वैदिक फेज. उसके बाद हम बात करेंगे वायु. ही इज नोन एज द गॉड ऑफ एयर. देन कम्स अग्नि. ही इज नोन एज द गॉड ऑफ फायर और प्योरिटी एंड यज्ञ. यज्ञ के टाइम पे आप किसकी पूजा करते हैं? अग्नि की. देन कम्स सूर्य. ही इज नोन एज द गॉड ऑफ लाइफ सोर्स. एट विष्णु, सावित्री, मित्रा एंड पुषाण एज इट्स एट्रीब्यूट्स. तो इन सब के फीचर्स थे, वो उनके एट्रीब्यूट को एज इन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट कर. देन रुद्रा. ही इज नोन एज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन. लेटर वैदिक फेज में उनको मर्ज कर दिया गया शिवा के साथ और शिवा की पूजा उन्हें थी. एंड ही इज वर्शिप्ड फॉर हीलिंग फ्रॉम डिसीजेस एज. देन वी हैव अदिति, नोन एज गॉडेस ऑफ गॉड्स और द मदर ऑफ गॉड्स. उषा, शी इज नोन एज द गॉडेस ऑफ डॉन. देन वी हैव वरुण. ही इज नोन एज द गॉड ऑफ वाटर एंड मॉरल्स. ही इज द मोस्ट पावरफुल. ही मेंटेन्ड कॉस्मिक ऑर्डर. जो रीत हम बात कर रहे थे जिसके बारे में, he lost prominence in the later Vedic phase as well. We saw how Indra lost prominence, Rudra lost prominence. Some of the important gods of Vedic phase, they lost prominence in the later Vedic phase. Then we have Vishnu. He is known as the aspect of Surya. He is the least mentioned god in the Rig Vedic phase. Only 3 hymns are devoted to him. लेकिन लेटर वैदिक फेज में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ता है. आप जब देखेंगे भक्ति मूवमेंट जब डेवलप होती है सोसाइटी में, तो शिवा और विष्णु, अलवर्स और नयनर्स, ये ही डेवलप होते हैं. उन्हीं को सारे जो मेजर सॉन्ग्स और हाइम्स हैं वो उनको डेडिकेट किए गए हैं. देन वी हैव पृथ्वी. पृथ्वी इज नॉन एज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी. देन वी हैव अरण्यानी. शी इज नॉन एज द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट. देन पर्जन्य, गॉड ऑफ रेन, बारिश के भगवान. देन प्रजापति, सुप्रीम गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज. देन वी हैव पुषाण. ही इज नोन एज द गॉड ऑफ शूद्रास एंड ही इज सपोज टू लुक आफ्टर द कैटल्स, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ था अर्ली वैदिक फेज में. नाउ कमिंग टू द वैदिक टेक्स्ट, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज श्रुति एंड अनदर वन इज स्मृति. जो श्रुति हैं, दे आर दी प्रोडक्ट ऑफ गॉडली रेवल्यूशन. जो सुनने से जो ग्रेट ऋषिज ने उनका कॉम्पोजिशन किया ध्यान के हेल्प से, तो उनको बोला जाता है श्रुति. जो 4 वेदास हैं हमारे और जो संहिताज हैं, संहिताज जो उनके एडिशनल पार्ट्स हैं जिनके बारे में वेदास की एक्सप्लेनेशन दी गई है, उनको हम श्रुतिज में इंक्लूड करते हैं. देन वी हैव स्मृति, जो कि नॉर्मल ह्यूमंस के द्वारा बेसिकली रिकलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स, उनके हेल्प से ये लिखे गए हैं. तो ये एक डिटेल्ड कमेंट्री है ऑन द वेदास, ऑल्सो नोन एज ब्राह्मणास, अरण्यक्स एंड उपनिषद्स. और 6 वेदांगास और 4 उपवेद, वो स्मृतिज को कंप्राइज करते. तो जो ऋग्वेदा है उससे रिलेटेड जो ब्राह्मणा हैं, दे आर अत्रेय ब्राह्मणा, कौशिताकी ब्राह्मणा, उपवेदा एंड धनुर्वेदा. यहाँ पे जो प्रीस्टली रिसाइटर थे, ही इज नोन एज दी होटार. होटार ने इनका जो है रिसाइट किया है.
इट इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट, आपने देखा, ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। यहाँ से हम लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखते हैं। हाइम्स जो हैं ज़्यादातर डीटीज़ को डेडिकेटेड हैं, ज़्यादातर इंद्र भगवान को डेडिकेटेड हैं। थीम क्या है इनकी? लाइफ, डेथ, क्रिएशन, सेक्रीफाइस एंड सोम। देन वी हैव सामवेद। इसके ब्राह्मणास जो हैं तांड्या, सदाविंश, उपवेद एंड गंधर्व वेद। म्यूजिक से रिलेटेड जो है सामवेद हैं। जब ऋग्वेदा के जो हाइम्स हैं उसको म्यूजिकल रेसिटेशन के लिए जो लिखा गया है दैट इज सामवेद। ये प्रीस्टली रिसाइटर हैं उद्गाटर। ये अर्लीस्ट बुक ऑन म्यूजिक भी, एज अर्लीस्ट बुक ऑफ म्यूजिक भी जानी जाती है एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऋग्वेदा। देन वी हैव यजुर्वेद। इट हैज तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ उपवेद एंड द प्रीस्टली रिसाइटर हियर इज अदवर्यु। इसमें ज़्यादातर सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोनों ही प्रोज एंड पोएट्री में लिखा गया है। दो रिलेटेड संहिताज जो इससे रिलेटेड हैं दे आर शुक्ल एंड कृष्ण। देन वी हैव अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर जो हैं गोपथ आयुर्वेद, जो कि आयुर्वेद के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे जो ब्राह्मण्स जो हैं उन्होंने इसको रिसाइट नहीं किया था, जो नॉर्मल प्रीस्ट होते हैं, पुरोहित होते हैं, उन्होंने इसको रिसाइट किया। इसमें मैजिक, ओमेन, कैसे डिसीजेस को दूर भगाना है, उसके क्योर्स क्या हैं, इंडस्ट्री, केटल रियरिंग, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। दे वर कंपोज्ड बाय द नॉन आर्यंस। देन वी हैव 6 फिलॉसफीज इन द वैदिक टेक्स्ट। फर्स्ट इज सांख्या। जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है फिलॉसफी की वो हमें सांख्य से मिलती है। इट वॉज कंपोज्ड बाय द कपिल। देन वी हैव योगा। इट एक्सप्लेन्स यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। ये कंपोज किया गया है पतंजलि के द्वारा। योगा अगर हम देखें तो बेसिकली माइंड, हमारी बॉडी, उसका यूनियन एंड सब्सिक्वेंटली विद गॉड, इस तरीके की एक्सप्लेनेशन जो है हमें मिलती है। देन वैशेषिका स्कूल। यहाँ पे हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में रीड करते हैं, इस तरीके से एक एटम से जो है यूनिवर्स बन। ये कन्नड़ ने अपनी थ्योरी जो है। देन वी हैव न्याय। इट वाज गिवन बाय गौतम एंड इट इज मेजरली रिलेटेड टू जस्टिस बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ लॉजिक। देन वी हैव मीमांसा। यहाँ पे रिचुअल्स के बारे में, आप किस तरीके से रिचुअल्स से जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, वाज गिवन बाय जेमिनाई। Then we have Vedanta. It is the most important one and it was given by the Badrayan. Then we have Vedangas. ये हमें वेदास के बारे में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें जो है प्रोवाइड करते हैं। तो हमें एक वेदा की जो सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए दैट कम्स फ्रॉम वेदांगास। ये 6 हैं। फर्स्ट इज शिक्षा, देन वी हैव निरुक्ता, देन वी हैव छंद, then we have ज्योतिष, then we have व्याकरण and कल्पा। शिक्षा में हमें वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वर्ड्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ वो हमें निरुक्त से पता चलता है। छंद हमें मैट्रिक्स के बारे में बताता है। ज्योतिष इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। व्याकरण इज रिलेटेड टू ग्रामर। कल्प इज नॉलेज ऑफ रिचुअल्स या सैक्रिफाइसेस। धर्म सूत्रास हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इफ वी टॉक अबाउट उपनिषद्स, उपनिषद्स में ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज जो है किस तरीके से एक्वायर की जाती है बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर। दे आर ऑल्सो नोन एज द वेदांतास, बेसिकली हैविंग द ट्रूथ अबाउट द ह्यूमन लाइफ एंड द पाथ टू मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति किस तरीके से करनी है वो हमें उपनिषद्स की हेल्प से मिलती है। अ कलेक्शन ऑफ ओवर 200 उपनिषद्स आर नोन, बट आउट ऑफ दीज 108 आर कॉल्ड एज मुक्तिकास। इसमें से हमें जो 108 उपनिषद हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मुक्तिकास। और जो मुंडक उपनिषद के बारे में आप रीड करते हैं उससे हमें जो फेमस फ्रेज जो है हमारा जस्टिस से रिलेटेड, सत्यमेव जयते, वो हमें मुंडक उपनिषद से पता चलता। उसके अलावा अगर हम बात करें अरण्यक्स की तो वो हमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज किस तरीके से प्राप्त करनी। ज्ञान कांड, तो उपनिषद और अरण्यक्स को कलेक्टिवली ज्ञान कांड बोला जाता है, जबकि कर्म कांड जो है वो होता है ब्राह्मणास। तो इस तरीके से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है अर्ली वैदिक फेजेस की और लेटर वैदिक फेजेस की, वो हमें इन तीनों सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से
मिलती है। प्लस वी हैव ऋग्वेदा फॉर अर्ली वैदिक फेज एंड दीज 3 फॉर द लेटर वैदिक फेज। थैंक यू वेरी मच।